नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे, सोमवार को शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 74वें मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित किया। कहा, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशीलता और सहानुभूति विकसित करना महत्वपूर्ण। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मानवीय सहायता को प्रतिबंधों से छूट देने के प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कहा, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन प्रतिबंधों से बचने के लिए स्वयं को मानवीय संगठनों के रूप में फिर से उभर रहे हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल में आज रात मोरक्को और पुर्तगाल आमने सामने होंगे और भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा तथा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चट्टोग्राम में खेला जा रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। गुजरात में भूपेंद्र पटेल राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ नेताओं राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और वीएस येदियुरप्पा की उपस्थिति में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का ये लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गांधीनगर में पार्टी कार्यालय में आज हुई पार्टी विधायकों की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव पार्टी विधायक और वरिष्ठ नेता कानू देसाई ने रखा। ढोल नगाड़ों और पार्टी द्वारा दिल्ली की तरफ से भेजे गए 3 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी के बीच भूपेंद्र पटेल का मुख्यमंत्री चुना जाना महज एक औपचारिकता थी। 60 वर्ष के भूपेंद्र पटेल दूसरी बार राज्य की सत्ता संभालेंगे। उन्हें पिछली बार विजय रूपाणी की कैबिनेट को हटाए जाने के बाद पार्टी ने मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया था। इससे पहले भूपेंद्र पटेल स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे और अहमदाबाद में नगर निगम में विभिन्न पदों पर रह चुके थे। सोमवार को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अपर्णा खुंट के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित करके अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ल ने कहा कि विधायक दल की कल शिमला में हुई बैठक, जिसमें अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के बीच न्याय की धारणा के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और करुणा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की कुंजी है। नई दिल्ली में आज 74वें मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये स्वर्णिम नियम है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं। It is an important occasion for the whole of humankind, as it was on this day in 1948 that the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. Today, there is a high degree of awareness about the concept of human rights. The principle of equality underpinning it has been widely accepted. But nearly 75 years ago, the world was a bit different. The large number of human beings were treated as less than equal. संपूर्ण विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर राष्ट्रपति ने कहा कि चुनौतियां बहुत हैं और लोगों को मानवाधिकारों की अवधारणा को फिर से परिभाषित करने के लिए मजबूर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को फिर से प्रकृति के साथ सम्मान का व्यवहार करना सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश से जुड़ी है और ये देश का सामर्थ्य दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सभी के सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। श्री मोदी ने कल राज्यपालों, उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ G20 से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आयोजित वर्चुअल बैठक में ये बात कही। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सोमवार को 25 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेलों का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि मेलों में भाग लेने के लिए कई स्थानीय व्यापारिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है।
प्रशिक्षु मेलों में विभिन्न क्षेत्रों की कई कंपनियां भाग ले रही हैं और ये कंपनियां आयोजन स्थल पर ही प्रशिक्षुओं का चयन करेंगी। देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल आज शाम कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू हो जाएगा। ये 40,000 वर्ग फुट क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जेट सेवाओं को एक साथ संचालित करने के रूप में कार्य करेगा। इसके खुलने से कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश में प्राइवेट जेट टर्मिनल संचालित करने वाला चौथा हवाई अड्डा हो जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी सोमवार तक 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार ने बताया कि ये कार्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से उच्च शिक्षा संस्थानों में अपना लिया जाएगा। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में स्नातक डिग्री को अलग अलग भागों में बांटा गया है और छात्रों को अलग अलग समय में कार्यक्रम में दाखिला लेने तथा कार्यक्रम से बाहर होने का विकल्प दिया गया है। प्रोफेसर जगदीश कुमार ने बताया कि जो छात्र अभी 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। आज मानवाधिकार दिवस है। ये दिन वर्ष 1950 से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की स्मृति में ये दिन मनाने का फैसला किया था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार ने निर्भया कोष की सहायता से देश में 1000 से अधिक फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई हैं। श्रीमती ईरानी ने नई दिल्ली में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने संबंधी पॉस्को कानून से जुड़े हितधारकों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुल फास्ट ट्रैक अदालतों में से 300 से अधिक अदालतें बच्चों से जुड़े मामलों और पॉस्को कानून के प्रति समर्पित हैं। With the support of the Nirbhaya Fund, the Government of India has actualized over 1,000 fast-track courts in the country, of which over 300 courts are particularly dedicated to the cause of children and the POCSO Act. We can ensure we partner with the justice system in our country to expedite solutions for our children. इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 2012 में पॉस्को कानून के लागू होने को देश में बाल अधिकारों के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बताया। Children are the voiceless victims of physical, emotional and sexual violence, and India is no exception to this phenomenon. The enactment of the POCSO Act in 2012 was a watershed moment in the history of child rights in India because it finally provided a specialized mechanism for the adjudication of sexual crimes concerning children, while prioritizing the best interests of the child. It is a gender-neutral legislation which provides for in-camera trials, support persons for the child, child-friendly cross-examination practices, and the protection of the identity of the child. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मानवीय सहायता को प्रतिबंधों से छूट देने के प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों में आतंकवादी गिरोह मानवीय सहायता की आड़ में आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं। ये आतंकी गिरोह मानवीय सहायता के नाम पर धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती करने का काम भी करते हैं। पाकिस्तान का परोक्ष उदाहरण देते हुए सुश्री काम्बोज ने कहा कि ऐसे संगठनों को मानवीय सहायता देते समय इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। हैती में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की प्रभारी उल्रिका रिचर्डसन ने कहा है कि देश की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस
के लगभग 60% हिस्से में अपराधी और हिंसक गिरोहों का कब्जा हो गया है। मध्य नवंबर में संयुक्त राष्ट्र ने हैती के लिए $14.5 करोड़ की आपात सहायता की योजना शुरू की थी, लेकिन अब तक केवल $2.35 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि रूस और ईरान के संबंध आगे बढ़ते हुए रक्षा साझेदारी तक पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि रूस ईरान को अभूतपूर्व स्तर का सैन्य सहयोग दे रहा है। श्री किर्बी ने कहा कि ईरान से मिले ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन की आधारभूत सुविधाओं को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है और ईरान की कार्रवाई से यूक्रेन में हजारों लोग मर रहे हैं। जापान ने घोषणा की है कि वो ब्रिटेन और इटली के साथ संयुक्त रूप से अगली पीढ़ी के युद्धक जेट विमान विकसित करेगा। अपने परंपरागत सहयोगी अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों से रक्षा सहयोग बढ़ाने के क्रम में ये फैसला किया गया है। चीन की बढ़ती दबंगई का मुकाबला करने के लिए जापान ने ब्रिटेन और इटली के साथ रक्षा सहयोग का निर्णय लिया है। भारतीय खुफिया एजेंसी से प्राप्त सूचना के आधार पर श्रीलंका के सीमा शुल्क अधिकारियों ने कल कोलंबो में बंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 किलोग्राम सोना बरामद किया। चेन्नई से श्रीलंका के 5 यात्री ये सोना लेकर आ रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कतर में फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 8:30 बजे मोरक्को का मुकाबला पुर्तगाल से होगा। देर रात इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने होंगे। क्वार्टर फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले कल रात पहले क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया ने ब्राजील को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। बांग्लादेश और भारत के बीच तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच चट्टोग्राम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 37 ओवर में 2 विकेट पर 314 रन बना लिए हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीता और गेंदबाजी का निर्णय लिया। बांग्लादेश 2-0 की बढ़त बनाकर श्रृंखला पहले ही जीत चुका है। ईशान किशन ने शानदार दोहरा शतक लगाया। महिला क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई में ऑस्ट्रेलिया ने 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत को 9 विकेट से हरा दिया। 173 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 11 गेंद शेष रहते केवल 1 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी ने आज पासिंग आउट परेड आयोजित की। कुल 344 कैडेट को सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन दिया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में 30 विदेशी कैडेट भी शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंदसौर चक्रवात की स्थिति के आकलन के लिए आज उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई। राज्य की मत्स्य पालन मंत्री अनीता राधाकृष्णन ने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारी नुकसान की समीक्षा के लिए तटवर्ती इलाकों में जाएंगे। चेन्नई में सभी जगहों पर बिजली सेवाएं बहाल की जा रही हैं। शहर में जल आपूर्ति के लिए जलाशयों से पानी छोड़ा जाएगा। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि विमान सेवाएं बाधित हैं, लेकिन जल्द ही बहाल कर दी जाएंगी। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश होना जारी रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे। सोमवार को शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 74वें मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित किया। कहा, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशीलता और सहानुभूति विकसित करना महत्वपूर्ण। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मानवीय सहायता को प्रतिबंधों से छूट देने के प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कहा, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन प्रतिबंधों से बचने के लिए मानवीय संगठनों के रूप में फिर से उभर रहे हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल में आज रात मोरक्को और पुर्तगाल आमने सामने होंगे और भारत तथा बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चट्टोग्राम में खेला जा रहा है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।